नाउ विल टॉक अबाउट जूम कल्टीवेशन। ये भी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी का ही नेम है। ट्राइबल्स जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूम कल्टीवेशन को फॉलो करते थे। हियर इज नॉट फॉलोड। इसमें इसे स्लैश और बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ही कहा जाता है प्राइमरली। ये ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा यूज़ की जाती थी ये मेथड। नेचुरल वेजिटेशन को क्या होता है, इसमें कट कर दिया जाता है और बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। उसके बाद ऐश जो है उसकी मतलब जो राख होती थी बर्निंग की, वो सॉइल में मिक्स कर दी जाती थी बाय द मेथड ऑफ क्लियरिंग एंड इनरिचिंग द लैंड फॉर कल्टिवेशन। फिर ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता था। उसके बाद इसमें सीड बो दी जाती थी और क्रॉप ग्रो हो जाती थी। जो ये मेथड है सोइंग सीड्स का जूम कल्टीवेशन में, इसे ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग मेथड भी कहा जाता है। न्यू फ्रेश प्लॉट एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है, फिर बाद में क्या होता है लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाता है। कुछ ईयर्स बाद उसमें फिर कल्टीवेशन वर्क होता है। फार्म को सेवरल ईयर्स तक छोड़ दिया जाता है। ट्राइबल्स फिर दूसरे प्लेसेस पे मूव कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं फ्रेश प्लॉट पर, और फिर सेम प्रोसीजर इसमें रिपीट होता रहता है। इस टाइप की जो कल्टीवेशन होती है प्रोमिनेंट ज़्यादातर फॉरेस्टेड और हिली रीजन्स में होती है नॉर्थ ईस्ट के। हर्डिंग एंड रियरिंग। वन गुज्जर ऑफ द शिवालिक एंड तराई एरिया इन नॉर्थ ईस्ट एंड द लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। यानी कि जो शिवालिक के वन गुज्जर तराई एरिया के में नॉर्थ ईस्ट में आंध्र प्रदेश में लबादी थे, वो क्या थे, कैटल हर्डर्स थे, यानी कि जानवर को पालते थे। वो अपने जो कैटल्स थे उनकी देखभाल करते थे और ग्रीन पोस्चर्स की सर्च में वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे अपने कैटल्स के साथ। जब ग्रास एक प्लेस पर ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरे प्लेस पर माइग्रेट कर जाते थे। कुछ अदर ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेम से जानी जाती है। जैसे कुल्लू में शेफर्ड्स थे, गडरिए थे। और दूसरे कश्मीर के जो शेफर्ड्स थे उन्हें बकरवाल के नाम से जाना जाता था, जो अपनी भेड़ वगैरह या बकरियां वगैरह पालते थे। नेक्स्ट इज सेटल्ड एग्रीकल्चर। यानी कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी थी जो एक प्लेस पर ही रहकर एग्रीकल्चर वर्क करने लगी थी। द ट्राइबल्स स्टार्टेड टू लिव इन सेटल्ड कम्युनिटीज़। जो ट्राइबल्स थे उन्होंने सेटल्ड कम्युनिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिया था और एग्रीकल्चर यानी कि एक ही प्लेस पर रहकर एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट किया। जो कल्टीवेशन था क्रॉप का जनरली उनके घर के आसपास ही होता था। उन्हें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स भी दिए गए थे। मोस्टली लैंड जो होती थी एक ही क्लान से बिलोंग होती थी, लेकिन उसमें एक ही सिंगल पर्सन को नहीं होता था, कम्युनिटी को होती थी। क्रॉप हार्वेस्ट की जाती थी, फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी इवनली अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ हाउस होल्ड। चेंजेस इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ट्राइबल्स कम्युनिटी की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए इसके बारे में देखते हैं। द लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स कम्प्लीटली चेंज व्हेन द ब्रिटिशर्स इन्वेडेड देयर टेरिटरी। ट्राइबल्स की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी जब ब्रिटिशर्स ने उनकी टेरिटरीज को पर आक्रमण कर दिया था। ट्राइबल्स चीफ जो थे इससे पहले प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। उनकी अपनी अथॉरिटी और पावर होती थी, उनकी अपनी पुलिस होती थी, कानून होता था, फॉरेस्ट पावर और जुडिशरी सब कुछ होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो सारे जो सिस्टम था वो चेंज हो गया था। अब जो ट्राइबल्स थे उनके पास कोई पावर नहीं थी। जो ट्राइबल चीफ्स थे उनसे उनकी पावर छीन ली गई थी। उन्हें उनके नियमों के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता था ब्रिटिशर्स के, और ब्रिटिशर्स को उन्हें ट्रिब्यूट देना पड़ता था। और जो ब्रिटिशर्स के प्रतिनिधि की हैसियत से वो अपनी कम्युनिटी में डिसिप्लिन बनाना होता था। उनके पास ना ही तो अब ताकत थी जैसे कि पहले होती थी, और उनका जो ट्रेडिशनल वर्क था उससे भी वो लाचार हो गए थे। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ हैं वो एक ही प्लेस पर रहकर एग्रीकल्चर वर्क करें। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ट्रैक एंड कंट्रोल द नोमैडिक क्लान्स, क्योंकि जो नोमैडिक क्लान्स थे उन पर वो अगर जो वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते थे तो उन पर कंट्रोल करना मुश्किल था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनका एम था टू मेक, ये
तुम नहीं है, टू है, टू मेक देम द वर्क एज पीजेंट्स एंड लेबरर्स इन फार्म्स। उनका जो मीनिंग था वो ये था कि जो ट्राइबल्स हैं वो एज अ पीजेंट्स और लेबरर्स वर्क करें, जिससे ब्रिटिशर्स को उनसे वो रेवेन्यू गेट कर सकें। लेकिन जो जूम कल्टिवेटर्स थे उन्हें क्या हुआ, जितना जब वो एक प्लेस पर रहे तो उन्हें इतना एक्सेप्टेड यील्ड नहीं हो पाती थी जितना कि होनी चाहिए थी। तो इसके लिए जो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही जीना चाहते हैं। और काफ़ी लोगों ने मतलब प्रोटेस्ट किया, तो अंग्रेज़ों को लास्ट में उनकी बात माननी पड़ी। और ऐसे जो कम्युनिटीज़ थी जो जंगलों के हिस्से में रहती थी और उन्हें कुछ छूट दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो क्या क्या चेंजेस आए, यानी कि जो लॉज थे उसमें क्या क्या बदलाव आए। द ब्रिटिशर्स रीइंफोर्स द फॉरेस्ट लॉ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट लॉ रीइंफोर्स किए और दूसरे फॉरेस्ट को एज अ स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। जैसे कि हमने देखा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनका जो जीवन था ज़्यादातर फॉरेस्ट से ही जुड़ा हुआ था। तो जब फॉरेस्ट लॉ आए तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनके जीवन पर काफ़ी असर पड़ा। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारे जंगलों पे अपना नियंत्रण कर लिया था और जो फॉरेस्ट थे उन्हें एज अ स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। कुछ जो फॉरेस्ट थे उन्हें मतलब वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया था कि भाई यहाँ पर नहीं जाना है। कुछ ऐसे जंगल थे जहाँ पर जो अंग्रेज़ों की नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह होती थी, तो इन जंगलों में लोगों को फ्रीली घूमने नहीं दिया जाता था। जूम कल्टीवेशन पर रोक लगाती थी, फल इकट्ठा नहीं कर सकते थे वो पहले की तरह, ना ही हंटिंग करने की इजाज़त थी। अब ऐसी जो सिचुएशन थी उसमें जो जूम कल्टीवेटर्स थे वो किस तरह से ज़िंदा रह सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए काफ़ी रिवोल्ट किया। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो रिवोल्ट करने लगी। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने रेबल किया कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट। उन्होंने जितने भी न्यू रूल्स थे उनका सभी का डिसोबे किया, उन्हें नहीं माना। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है ये सभी क्या है, इलीगल है।